हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। जैसे कि हमको पता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे। हम कल की वीडियो में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंडर हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था और हमारा लास्ट टॉपिक था दैट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। इस डॉक्ट्राइन को हमने पढ़ लिया था। इसके आगे की हम बात करते हैं। बात करते हैं हम अपने पीएम की, ओल्ड पीएम दैट इज इंदिरा गांधी जी की। जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनी तो प्रेस यानी कि मीडिया हमेशा इनके ऊपर नज़र गड़ाए रखती थी और इनको क्रिटिसाइज भी करती थी इनके कामों के लिए। तो इंदिरा गांधी जी क्या चाहती थी? बैन करना। इस प्रेस को क्या करना चाहती थी? बैन करना चाहती थी। इंदिरा गांधी जी ऐसा लॉ बनाना चाहती थी जिससे ये मीडिया, ये प्रेस जो है वो बैन हो जाए। बट आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए ये अलाउड नहीं करता था इंदिरा गांधी को कि ये कोई ऐसा लॉ बनाकर फ्रीडम ऑफ प्रेस को छीन लें। अगर ऐसा कुछ लॉ भी बना देती इंदिरा गांधी तो भी क्या होता? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ये दोनों मिलकर क्या करते? उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। पर इंदिरा गांधी जी ने क्या सोचा कि समथिंग हैज़ टू बी डन, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया? पीएम ने क्या किया? उसको समझने के लिए आपको थोड़ी हिस्ट्री समझना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपको ये समझना पड़ेगा कि 1962, 1965 एंड 1971 ये तीनों साल ऐसे थे जब इंडिया वॉर में था। और जब भी वॉर में होती है कोई कंट्री तो उसके जो फॉरेक्स होते हैं यानी कि फॉरेन एक्सचेंज होता है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है किसी भी वॉर को लड़ने के लिए। और इन्हीं वॉर की वजह से इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी क्या हो चुका था? कम हो चुका था। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए पेपर चाहिए, उसको पहले इंडिया खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। जो न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए पेपर चाहिए था उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर ना करके इंपोर्ट किया जाता था फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा। इन कंट्रीज से क्या करते थे? हम इंपोर्ट करते थे। और किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए हमें इसमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है और इंडिया के पास था फॉरेन एक्सचेंज कम। तो पीएम को क्या आइडिया आया? पीएम ने सोचा कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम है और न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए जो हमें पेपर चाहिए वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो पीएम ने अपने देशवासियों से बोला कि मेरे प्यारे देशवासियों, क्योंकि हमने वॉर बहुत ज़्यादा लड़े हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, इसलिए अब हम न्यूज़ प्रिंट इंपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि जो पेपर हम इंपोर्ट कर रहे थे अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर पेपर ही नहीं आएगा तो हम न्यूज़पेपर कैसे छापेंगे? यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बैन कर दिया? न्यूज़पेपर छापना। उनको जो न्यूज़पेपर प्रिंट करना था वो इनडायरेक्टली उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि पेपर ही नहीं आएगा तो छपेगा किस पर? इसलिए उन्होंने एक न्यू रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जिसको हम बोलते हैं न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी, न्यूज़ प्रिंट रेगुलेशन पॉलिसी 1972-73। इन्होंने न्यूज़ प्रिंट इंपोर्ट को बंद कर दिया एंड इट वॉज चैलेंज्ड इन द केस ऑफ वेनेट कोलमन केस।
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेनेट कोलोमन वही कंपनी है जो कि आज के टाइम पर टाइम्स ऑफ इंडिया निकालती है। टाइम्स ऑफ इंडिया वाली कंपनी वेनेट कोलोमन है। इन्होंने ये केस कर दिया कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, वायलेशन ऑफ आवर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसका वायलेशन है। एंड सुप्रीम कोर्ट का जब रिजल्ट आया, मतलब जब उन्होंने हियरिंग की और उन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो न्यू रेगुलेशन पॉलिसी आई है न्यूज प्रिंट वाली, ये क्या है, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का वायलेशन भी करती है। हैंस इट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, इट शुड बी स्ट्रक डाउन। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली, you cannot do indirectly what you are not allowed to do directly। ओके, यानी कि आपको जिस काम की मना कर दी गई है तो तुम उस काम को इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। इसी को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन बोला जाता है इसको। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ये क्या था, ये था ऑल सिटीजन्स shall have right to assemble peacefully and without arm। असेंबल करने की पावर देता है, ये गैदरिंग करने की पावर देता है, यानी कि आप मार्चेस निकाल सकते हो, आप प्रोसेशंस कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, आप रैलीज निकाल सकते हो, बट ये सब कुछ क्या होना चाहिए, ये सब कुछ पीसफुली होना चाहिए, पीसेबल होना चाहिए। पीसेबल क्या होगा, पीसेबल का मतलब है नो पोटेंशियल टू हार्म, नो पोटेंशियल टू हार्म और वायलेंस। ठीक है, वायलेंस करने की अनुमति नहीं दी गई है इस आर्टिकल में। पीसेबल तुम मार्च कर सकते हो, तुम प्रोसेशन कर सकते हो, तुम रैलीज कर सकते हो, बट इस आर्टिकल में स्ट्राइक को अलाउड नहीं किया गया है, यानी कि तुम हड़ताल नहीं कर सकते। स्ट्राइक इज नॉट अलाउड, स्ट्राइक को अलाउड नहीं किया गया है। इसके अलावा तुम ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म भी नहीं कर सकते, ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स, यानी कि तुम ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया, ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स, यानी कि बाजार में जाके अपनी बंदूकों, कोई भी ऐसी हथियार को नहीं दिखा सकते, ये भी अलाउड नहीं है। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो स्ट्राइक अलाउड नहीं है, ब्रांडिशिंग ऑफ आर्म्स यानी कि ओपन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स भी अलाउड नहीं है, बट इसके भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आते हैं फ्रॉम द सेक्शन 144 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको अब जाना जाता है सेक्शन 163 ऑफ BNSS, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 144 था पहले, आज उसको कौन सा ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको बोल दिया गया है सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जो सेक्शन 163 है BNSS का, ये पावर देता है टू द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये पावर देता है, यानी कि जो
SDM IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, इनको पावर देता है कि वो फ्रीडम ऑफ असेंबली को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हो गए? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर। इन तीनों को अगर कोई चीज़ मेंटेन करके रख रही है तो फ्रीडम ऑफ असेंबली रेस्ट्रिक्ट नहीं है। अगर फ्रीडम ऑफ असेंबली के बीच में ये आ रहे हैं सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, तो फिर वो फ्रीडम ऑफ असेंबली रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी अंडर द सेक्शन 163 ऑफ BNSS। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, इट इज द फ्रीडम टू फॉर्म द एसोसिएशंस। हम एसोसिएशंस बना सकते हैं या फिर यूनियंस बना सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, तीन तो सेम ही है ये तीनों चीज़, लेकिन इसमें एक और चीज़ जुड़ गई, दैट इज मोरलिटी। इन 4 बेसिस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं हम एसोसिएशन वाले फ्रीडम पर भी। यानी कि तुम ग्रुप्स बना सकते हो, तुम पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो, तुम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, इवन तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का भी अलाउड है। ये अलाउड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के अंडर। लेकिन तुम ना ड्रग कार्टेल नहीं बना सकते, तुम कोई टेरर ग्रुप नहीं बना सकते, तुम माफियाज नहीं बना सकते, माफिया गैंग, ये चीज़ें अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ये सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर डायरेक्टली हमला है। मोरलिटी भी और पब्लिक ऑर्डर, इन सब के ऊपर डायरेक्टली हमला है। ये क्या है? ये इलीगल है, ये इमोरल भी है, राइट। और अगर तुमने ये कुछ बना लिया है, जैसे माफिया गैंग बना लिया है, टेरर ग्रुप बना लिया है, तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है, हमारे पास एक कानून है, दैट इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी ये गैंग बनाई, जैसे माफिया गैंग बनाई है, इसको क्या कर देंगे हम, अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करके इसको बैन कर दिया जाएगा। ऐसी कोई एसोसिएशन रहेगी ही नहीं उसके बाद। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज D, दैट इज टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फ्रीली मूव, आप इंडिया में, याद रखना ये बात करता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर ही बात करते हैं, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द इंडिया हो जाएगा ना तो वो आर्टिकल 21 हो जाता है। आउटसाइड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कौन सा हो जाता है? आर्टिकल 21। इसके भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं कुछ। एक तो है इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी ST।
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी एसटी और इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। ये दोनों रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के। यानी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का मतलब क्या हो गया? जब कोविड आया था तो लॉकडाउन लगा था। उस लॉकडाउन में क्या तुम मूव कर सकते थे फ्रीली? तो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ये क्या हो गया? रेस्ट्रिक्ट हो गया लॉकडाउन में। लेकिन ये क्यों हुआ था? इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ताकि कोविड-19 ज़्यादा फैले नहीं। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में ही वो क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा था। ठीक है, समझ में आ गया कि कर्फ्यू भी लगा सकते हैं हम, ये भी अलाउड है अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक हो तो। लेकिन ये याद रखना आर्बिट्ररी यानी कि मन मर्जी का नहीं होना चाहिए, इसका कोई रीज़न होना चाहिए। बट इसमें है ना कुछ प्लेसेस इंक्लूड नहीं की जाती हैं। आप फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हो, बट कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर की साइट है, कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर बनना है, तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम घूमने चले जाओ वहाँ अंदर, तुम्हें इसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई ऐसे डिप्लोमेटिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड नहीं होता है। कुछ मिलिट्री कैंप्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता है, मिलिट्री एरियाज़। कोई सीक्रेट एरियाज़ ऐसे होते हैं। इवन कंजर्वेशन एरियाज़ भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क के काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर अलाउड नहीं होता जाना लोकल का। तो ये क्या है, इन प्लेसेस को छोड़ दिया है। अलाउड नहीं किया गया इन जगह पर जाना। आप फ्रीली मूव कर सकते हो लेकिन कुछ जगहों को छोड़कर। ये भी याद रखना, नो एक्सप्रेस और इम्प्लिसिट वर्ड, इसको ऐसे डायरेक्ट याद करना। दैट इज, इसका मतलब है कि तुम ना तो डायरेक्टली उनकी फ्रीडम को रोक सकते हो, ना ही इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो जैसे कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अगेंस्ट ही कोई लॉ ले आए तो वो क्या हो गया? डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली का मतलब है टोल टैक्स हम देते हैं। जब भी हम रोड से जाते हैं, हाईवे से जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? टोल टैक्स पे करते हैं। अभी हमारा टोल टैक्स मतलब 100 रुपये से नीचे ही रहता है हमेशा, ज़्यादातर 100 रुपये से नीचे रहता है। लेकिन सपोज मानो अगर यही टोल टैक्स 10 लाख कर दिया जाए तो तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ मूव तो अभी भी है कि तुम अभी भी कहीं जा सकते हो। बट क्या तुम 10 लाख रुपए देकर कहीं जाना पसंद करोगे कि टोल टैक्स से तुम जा रहे हो, तुम्हें 10 लाख यहाँ से जाने के लिए यहाँ भी चाहिए और वहाँ से वापस आने के लिए तुम मतलब इनडायरेक्टली तुम्हारे पास कितना बर्डन हो गया? अगर एक ही टोल टैक्स बीच में पड़ रहा है तो भी 20 लाख हो गया जाने के लिए और आने के लिए। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? ये फ्रीडम ऑफ मूव का वायलेशन हो गया। या फिर आपने एयरवेज की टिकट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएं, एयरवेज की टिकट बढ़ा दी जाएं, या फिर रेल टिकट्स जो होती हैं, रेलवेज की टिकट्स, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो भी क्या है? ये इनडायरेक्टली वायलेशन ऑफ द आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। ये क्या है? इनडायरेक्टली वायलेशन है। तो ये भी अलाउड नहीं करता है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ नहीं कर रखा है कि तुम इनडायरेक्टली वायलेशन करो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। इसका है टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हो। इसके भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, वही सेम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में थे, वही इसके रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और एसटी एरियाज में आप घर नहीं बना सकते हो।
यहाँ पर भी कुछ प्लेसेस को छोड़ दिया गया है, लाइक वही मिलिट्री एरियाज़, कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि प्रोटेक्शन में रखे गए हैं फॉर द एनिमल्स, वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते। एसटीज़ के एरियाज़ में आप घर नहीं बना सकते। इवन हेरिटेज साइट्स जो होती हैं उनके अंदर जैसे आप घर नहीं बना सकते, उनके आजू बाजू में अगर जगह नहीं है तो भी आप घर नहीं बना सकते। तो ये सब क्या है, ये फिक्स है कि कुछ प्लेसेस आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, कुछ प्लेसेस पे आप बना सकते हो, आपके पास राइट है बनाने का, रहने का वहाँ पर, बट कुछ जगह को छोड़कर। इसका एक एक्सेप्शन था, दैट इज आर्टिकल 35A। ये क्या कहता था, ये बोलता था कि जम्मू कश्मीर के जो रेसिडेंट हैं वो ही जम्मू कश्मीर में घर ले सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर का बंदा आके नहीं रह सकता। लेकिन इसको भी 5 अगस्त 2019 को रिमूव कर दिया गया, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तभी इसको भी रिमूव कर दिया गया। टुडे एंटायर इंडिया इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज E। यानी कि आज आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, आपके पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज E है। नेक्स्ट आता है दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G। ये क्या कहता है, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, आपके पास ये फ्रीडम है कि आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। इसका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यही है कि ये मोरल होना चाहिए, यानी कि ये इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए। इलीगल यानी कि क्या होना चाहिए, ये मोरल होना चाहिए, दैट इज मोरल होना चाहिए। लेकिन किसी किसी में एकेडमिक क्वालिफिकेशंस अलाउड हैं, तो आपको वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन पहले पास करनी पड़ेगी, तो आप इस आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज G के अधिकारी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आपको पहले UPSC एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, और UPSC एग्ज़ाम देने के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, और आप बिना ग्रेजुएशन, बिना UPSC एग्ज़ाम देकर बोलो कि मेरे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G कहता है कि मैं किसी भी प्रोफेशन में जा सकता हूँ, तो ये अलाउड नहीं है। तुम बिना UPSC क्रैक किए हुए IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। कि ऐसे ही किसी किसी में रीजनल क्वालिफिकेशंस भी चाहिए, रिलीजियस क्वालिफिकेशंस भी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर शंकराचार्य बनना है, अगर शंकराचार्य बनाया जाए किसी को, तो शंकराचार्य कौन बन सकता है, केवल हिंदू ही शंकराचार्य बन सकते हैं, और कोई शंकराचार्य नहीं बनेगा। तो दीज आर द रिलीजियस क्वालिफिकेशंस। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स क्या है, इसको इमेजिन करना, इमेजिन 1950 की बात है, ठीक है। 1950 में मैं बोलूं कि मैं न्यूक्लियर रिएक्टर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी मैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाऊंगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी 1950 में, तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम नहीं बना सकते हो, तुम नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारे पास है ये मोनोपोली। ये मोनोपोली तो स्टेट के पास है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए। तो मैं क्या बोलूँगी कि लॉ हैज़ टू बी रिटन एंड क्लियर। लॉ कैसा होना चाहिए, लिखा हुआ क्लियर होना चाहिए। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें मोनोपोली जैसा वर्ड लिखा ही नहीं है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में मोनोपोली टर्मिनोलॉजी लिखी नहीं है। इतना समझ में आया। तो जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, जिसने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, उससे बाद भी लॉ बने, उससे पहले भी लॉ बने,
जो उससे पहले बन गए लॉ उनको बोला जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। और जो बाद में बने उनको बोला जाता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री और पोस्ट। अब एक बात बताना, एक मैं हूं, एक इंसान है, इस इंसान ने कोई क्राइम किया है, कोई रूल तोड़ा है। रूल क्या किया है? कोई रूल तोड़ा है, लेकिन ऐसा कोई रूल है ये इसे पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। और ये दूसरा इंसान है, इसने भी क्या किया है? रूल तोड़ा है। रूल तोड़ा है, लेकिन इससे पता था, इससे क्या था? इसे पता था कि ऐसा कोई रूल होता है, फिर भी इसने रूल तोड़ा। तो इन दोनों केसेस में पनिशमेंट किसे ज़्यादा मिलेगी? अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो ज़्यादा किसे मिलेगी? ऑब्वियसली रूल तो दोनों ने तोड़े हैं तो पनिशमेंट तो मिलेगी, बट पनिशमेंट ज़्यादा किसे मिलेगी? तो पनिशमेंट उस व्यक्ति को ज़्यादा मिलेगी जिसे पता था कि उसने रूल तोड़ा है। उस व्यक्ति को पनिशमेंट थोड़ी कम मिलेगी जिसे यही नहीं पता था कि उसने रूल तोड़ा है, ऐसा कोई रूल भी है। ठीक है, तो इसको भी समझना। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में वो लॉज भी आ जाते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। है ना, हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो वो लॉज भी आ जाते हैं। और इनकी पनिशमेंट क्या होगी? इनकी पनिशमेंट थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया, स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बनाया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि 1950 से पहले जो भी लॉ बने थे तब पता ही नहीं था कोई फंडामेंटल राइट्स आएंगे, ऐसा कुछ होगा, तो पनिशमेंट कम होनी चाहिए। लेकिन जब हमें पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो पनिशमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? उस लॉ को ही क्या कर दिया जाता है? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके उसको ख़त्म ही कर दिया जाता है। लेकिन 1950 से पहले यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट लॉज हैं उनकी पनिशमेंट है, उनको डोरमेंट बोल दिया जाएगा। डोरमेंसी। उनकी पनिशमेंट क्या है? डोरमेंसी, जिसको हम एक्लिप्स भी बोलते हैं। डोरमेंट मतलब पता है ना? सुषुप्त, यानी कि जब तक सो रहा है, जब तक सो रहा है, जिस दिन जग गया उस दिन जब तक सो रहा है, मतलब अभी ये क्या है? सो रहा है। अभी ये क्या कर रहा है? सो रहा है। तो इसको ये समझना, दैट इज सन। ये हमारा क्या है? सन है। एक्लिप्स क्या होता है? एक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगना। ये हमारा सन है। सन के सामने सपोज मानो सन के सामने आ गया, दैट इज मून। इस सन के सामने जब मून आया तो सन पर क्या लग गया? एक्लिप्स लग गया, सन पर ग्रहण लग गया। इस सन की जगह तुम मान लो, सन की जगह मान लो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और इस मून की जगह तुम मान लो दैट इज फंडामेंटल राइट। यानी कि जब तक फंडामेंटल राइट, यानी कि जब तक मून सन के सामने है, फंडामेंटल राइट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के सामने है, तब तक इसके ऊपर एक्लिप्स लग रहा है, तब तक ये डोरमेंट हो चुका है, क्योंकि उसके सामने कौन आ गया है? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मून आ गया है। एक ऐसा ही प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, दैट इज सीपी एंड बेरार
मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947। सीपी बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947 ये क्या करता था, ये अलाउ करता था मोनोपोली ऑफ द स्टेट इन द मोटर व्हीकल बिजनेस। यानी कि मोटर व्हीकल बिजनेस कौन चलाएगा, सिर्फ स्टेट ही चलाएगी। इसको बोला जाता था सीपी एंड बेरार मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947। लेकिन 1950 में जैसे ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी आया, ये क्या है, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस वाला। जैसे ही आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी आया, ये लॉ क्या हो गया, ये लॉ हो गया डोरमेंट। और ये तब तक डोरमेंट रहेगा जब तक गवर्नमेंट इस डोरमेंसी को तोड़ नहीं देती। और डोरमेंसी टूटेगी बाय द अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स में जब अमेंडमेंट किया जाएगा तब जाके ये लॉ दोबारा एक्टिव हो सकता है, जब तक ये लॉ डोरमेंट है। हमेशा याद रखना, ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है ना, ये सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर ही वर्क करता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स किससे रिलेटेड है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से रिलेटेड है। और ये जो कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का, ये आया था फ्रॉम द कॉन्सेप्ट केस था बिकाजी नारायण धाकड़ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955। बिकाजी नारायण धाकड़ केस था, इसके थ्रू ये डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स का पहली बार जिक्र हुआ था। और ये जो मोनोपोली होती है ना, इसको हटाने के लिए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 किया गया, जिसमें ये लिखा गया कि जो आर्टिकल 19(1) जी है, इज द सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन विच स्टेट में इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। यानी कि अगर किसी चीज में जनरल पब्लिक का भला हो रहा है तो वो मोनोपोली भी कर सकती है, मोनोपोली कर सकती है। अभी बेशक मोनोपोली डोरमेंट है, लेकिन अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत गवर्नमेंट चाहे तो मोनोपोली कर सकती है, ये बोला गया था इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 20, 21 एंड 22। इनको एक साथ पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 20, 21 एंड 22 को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है ए, इस पर्सन का नाम है ए। इस ए के खिलाफ एक कंप्लेंट आती है, ए के खिलाफ कंप्लेंट आती है, जिसको हम टेक्निकली लॉ की भाषा में बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको कंप्लेंट बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली टर्म इसका इंफॉर्मेशन है। कि ए के खिलाफ एक इंफॉर्मेशन आई है कि इसने कोई क्राइम किया है। इसने क्या किया है, क्राइम किया है। ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, पुलिस के पास जाएगी। जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास गई तो पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले FIR दर्ज करेगी, FIR दर्ज करेगी। दिस इज द इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन
रिपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर लेगी। इसको दर्ज करने के बाद वो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। स्टार्ट करेगी अगेंस्ट ए के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ए क्या बन गया, अब ए बन चुका है एक्यूज्ड, ए बिकेम एक्यूज्ड। अगर इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर जरूरत पड़ती है तो पुलिस क्या करेगी, इस ए को अरेस्ट कर लेगी। ए को क्या कर लेगी, ए को कर लेगी वो अरेस्ट। हमेशा याद रखना, अरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिबर्टी, यानी कि अरेस्ट और लिबर्टी एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर अरेस्ट हो रहे हो ना आप, तो आपकी लिबर्टी क्या है, चली जाएगी बिल्कुल, याद रखना ये बात। इसलिए हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं, हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं। दैट्स व्हाई वी हैव अ constitutional safeguards to prevent abuse of the arrest and to protect our liberty, that are article 20, 21 and 22। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं हमारी लिबर्टी को बचाने के लिए। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी कन्विक्शन। आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी deprived his life and personal liberty except according to the procedure of the law। एंड आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट। ये तीनों याद रखना कि 20 क्या कहता है कि आप किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते मनमर्जी से। आर्टिकल 22 कहता है कि आप किसी को भी मनमर्जी से अरेस्ट नहीं कर सकते। और आर्टिकल 21 कहता है कि आप किसी को भी उसकी लाइफ से वंचित नहीं कर सकते, उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं कर सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। जब तक लॉ ना चाहे, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग ही होगा, कुछ भी तुम्हारी मनमर्जी के नहीं होना चाहिए। ये तीनों आर्टिकल्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स है हमारी लिबर्टी के लिए। अब जब ए को अरेस्ट कर लिया गया, ये क्या हो चुका था, अरेस्ट हो चुका था, तो ए से क्या पूछा जाएगा, जो सवाल पूछे जाएंगे सबसे पहले ए पूछेगा एक सवाल तो कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, यानी कि आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया है। ए पूछेगा कि मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया है कि आपने मुझे अरेस्ट कर लिया है। तो ये पुलिस वालों की मनमर्जी नहीं है कि वो बताए या नहीं बताए, ये मैंडेटरी है, पुलिस को बताना ही पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी, पुलिस को बताना पड़ेगा कि हम पुलिस वालों ने उसे क्यों अरेस्ट किया है। और पुलिस वालों को उसके मम्मी पापा जो भी मतलब उसके नियर एंड डियर बने, उनमें से किसी को बताना पड़ेगा कि ए को हमने अरेस्ट कर लिया है। और पुलिस उसको अरेस्ट करके कहाँ लेकर जाएगी, सबसे पहले उसको पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। और जैसे ही वो अरेस्ट हुआ उसका टाइम चल गया, 24 आवर्स का टाइम चलने लग गया। ये 24 आवर टाइम क्या है कि विद इन द 24 आवर्स
ए को हमें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेकर ही जाना है, और इस 24 आवर्स का जो टाइम है इसमें ट्रैवल टाइम को इंक्लूड नहीं किया गया है. ट्रैवल टाइम इज एक्सक्लूड फ्रॉम इट. Within the 24 hours, excluding the travel time, A must be produced before the nearest judicial magistrate. यानी कि उसे किसके पास ले जाएंगे? जज के पास ले जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर. और ये सारी चीजें किस में लिखी हुई हैं? ये आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 है, जो कि ये बोलता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर तुम्हें उस एक्यूज्ड को, जो तुमने एक्यूज बनाया है, उसको अरेस्ट करके तुम्हें नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है. और इस 24 आवर्स टाइम में ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं है. और ये जो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ये पूछने का अधिकार आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 देता है. आर्टिकल 22 का 1 कहता है कि पुलिस को बताना पड़ेगा कि उसने उसको क्यों अरेस्ट किया है. पुलिस को बताना पड़ेगा कि उसने किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो क्यों किया है. ये आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 कहता है. और 24 आवर्स वाली बात आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 कहता है. इसके साथ साथ उसके पास राइट है टू हैव अ लॉयर, मतलब वो अपना एक लॉयर रख सकता है. ये भी आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 कहता है कि वो लॉयर रख सकता है, बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इट इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इसका नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है? नो वन कैन बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड. किसी को बिना सुने किसी को पनिश नहीं किया जा सकता, मतलब उस व्यक्ति की बात बिना सुने आप उसे पनिश नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड ऑडी एल्ट्रम पार्टम. ऑडी का मतलब होता है ऑडियो, अल्ट्रम का मतलब होता है अल्टरनेट, एंड पार्टम का मतलब पार्टी या साइड. यानी कि हियर द अदर साइड, आपको दूसरी साइड भी सुननी पड़ेगी. और इस दूसरी साइड को सुनाने के लिए आप लॉयर करने के अधिकारी हो. आप एक लॉयर को हायर कर सकते हो. ठीक है. और अगर तुम्हें पनिश किया जाता है और तुम्हारे ऊपर क्या चलता है? ट्रायल चलता है, तुम्हारे ऊपर एक मुकदमा चलता है, लेकिन उस मुकदमे में तुम्हें कोई सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, यानी कि तुम्हारे पास कोई वकील नहीं मिला तुम्हें, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उस ट्रायल को, उस मुकदमे को विशिएटेड कर देगी. विशिएटेड कर देगी यानी कि उसको अनवैलिड डिक्लेयर कर देगी. वो बोल देगी कि ये वैलिड नहीं है, और तुम क्या हो जाओगे? तुम फ्री हो जाओगे. तुम्हारे ऊपर वो केस हट जाएगा क्योंकि तुम्हें एक सिग्निफिकेंट लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी. बट इफ यू योरसेल्फ वेव योर राइट, यानी कि आप खुद अपने राइट्स को छोड़ते हो, लाइक तुम कह देते हो कि मुझे किसी भी लॉयर की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा, तो या तुम्हारे पास राइट है कि तुम खुद लड़ सकते हो. लेकिन अगर तुम केस में हार जाते हो तो उसको विशिएटेड नहीं किया जाएगा, उसको विशिएटेड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिकॉज यू योरसेल्फ वेव योर राइट. ठीक है. आर्टिकल 22 बोलता है दिस इज द प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्ररी अरेस्ट, यानी कि तुम मनमर्जी से अरेस्ट नहीं कर सकते.
मन मर्जी से अरेस्ट का मतलब है दैट इज़ नॉट अ लीगल अरेस्ट। मतलब तुम्हें अरेस्ट करना है तो लीगल अरेस्ट करना पड़ेगा, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। लीगल अरेस्ट क्या होता है? लीगल अरेस्ट वो होता है जिसमें इंच बाय इंच आर्टिकल 22 को फॉलो किया गया हो। मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आर्टिकल 22 को फॉलो किया हुआ। अगर एक भी गलती हो गई तो आर्बिट्ररी अरेस्ट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? आर्बिट्ररी अरेस्ट। अगर तुमने एक भी प्रोसीजर ऑफ आर्टिकल 22 फॉलो नहीं किया तो दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी अरेस्ट माना जाएगा। और दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 22। और क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा आर्टिकल 22 को। अरेस्ट को, जो तुमने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसको, अरेस्ट को क्या बोल दिया जाएगा? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट है, ये इलीगल अरेस्ट है, आर्बिट्ररी अरेस्ट है, और तुम्हें उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें उस व्यक्ति को रिलीज करना पड़ेगा। देयर इज अ ह्यूज, अब याद रखना कि गिल्टी और एक्यूज के बीच में डिफरेंस होता है। गिल्टी और एक्यूज के बीच में डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पर एक सिद्धांत है, हम यहाँ पर एक मैगजीन एक सिद्धांत फॉलो करते हैं, दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस क्या कहता है? इसका मतलब है एवरीवन इज इनोसेंट। हर कोई इनोसेंट है, हर कोई हर कोई हर कोई इनोसेंट है जब तक उसको गिल्टी ना ठहरा दिया जाए। सॉरी,